हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर हमारे लास्ट इस चैप्टर के कंसेप्ट की, मतलब कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। इससे पहले अगर हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर की बात करें तो आपको याद ही होगा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने स्टीफन बोल्ट्जमैन का इक्वेशन पढ़ा था, जहां पे मैंने आपको शॉर्टकट भी बताई थी। ठीक है, कोई भी बॉडी होगी वो अपने में से जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एमिट करेगी तो उसकी जो एनर्जी पर टाइम कितनी होगी, याद कीजिए dq/dt इज इक्वल टू आपको मिल रहा था वहां पे h, जिसे आप बोल सकते हो एमिसिव पावर, q बाई पावर, बिकॉज यहाँ पे q/t है, मतलब एनर्जी बाई टाइम। तो एनर्जी बाई टाइम मतलब आप लोग पावर भी लिख सकते हो, जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था छेटा वाला, याद है छेटा, मतलब कि हम लोगों ने पढ़ा था कि वो पावर उसकी एमिसिविटी, उसका टेम्परेचर और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगी। और जब आप लोग प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करोगे तो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा, जिसको हमने बताया था स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, और उसका यूनिट भी मैंने आपको बताया था वॉट पर केल्विन रेज़ टू 4 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, केल्विन इनवर्स केल्विन -4 मीटर -2। रेडी, चलिए फिर हम लोगों ने बात की थी कि अगर आपको सराउंडिंग टेम्परेचर की बात की जाए तो आप लोग इसी इक्वेशन को किस तरह से अपडेट करोगे। सेम ही सभी चीजें रहेंगी, लेकिन यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, T⁴ माइनस Ts⁴, जहाँ पे Ts क्या होगा भाई, सराउंडिंग टेम्परेचर होगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने बल्ब के फिलामेंट एज वेल एज सन के लिए अभी प्रैक्टिकली उसका हीट लॉस ऑफ हीट फाइंड किया था। ठीक है, तो वहां पे भाई मैंने आपको इस तरह से यूनिट दिखाया था। ठीक है, वॉट मीटर इनवर्स टू केल्विन/4, तो वो थोड़ी जल्दी में हम लोगों ने इस तरह से लिख डाला था। अगर आप लोग हीट लॉस की बात करोगे तो उस टाइम सिर्फ क्या होगा, वॉट होगा, तो आप लोग इसे थोड़ा अपडेट कर देना। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या लिखना है भाई, वॉट ही लिखना है। हम लोगों ने जल्दी में क्या कर दिया है कि ये जो सिग्मा का यूनिट था वो भूल से लिख दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को वोट लिखना है। और एग्जाम्पल में तो मैंने आपको बताया था एग्जाम के अंदर तो वो एग्जाम्पल आपको एक्स्ट्रा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका जो डेटा होगा वो आप लोग याद नहीं रख पाओगे। ठीक है, तो वो आपको एमसीक्यू में काम आएगा। यहाँ पे आप लोग वर्ड कर डालना। ओके, अब हम लोग जहाँ पे थे वहां पे रिटर्न हो जाए अपने टॉपिक पे। चलिए, तो छठा वाला इक्वेशन मैंने बताया था आपको जीनिट में भी बहुत ही काम आएगा एमसीक्यू सोल्व करने में। अब लास्ट कंसेप्ट ये भी आपको हम लोग मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। चलिए, नाम को पहले समझ लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। कूलिंग मतलब क्या होना भाई, किसी भी बॉडी का ठंडा पड़ना। शांति से सोच लीजिए, कोई भी बॉडी ठंडा कब पड़ेगा, ठंडा कब पड़ेगी, जब वो टाइम के साथ धीरे धीरे अपनी हीट को लूज करेगी। और लूज किससे करेगी भाई, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, वो सराउंडिंग को लूज करेगी। ऑब्वियसली वो हीट लूज कब करेगी, जब उसका खुद का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा होगा, तब तक वो कूलिंग होगी, कूलिंग होगी, कूलिंग होगी। जब बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो वो कूलिंग होना बंद हो जाएगी, जो हम लोगों ने इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में भी बेसिक डिस्कशन में सब बात की थी। इतना समझ में आ गया। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं मैं आपको सबसे पहले एडवांस में बता देता हूँ, जो आपको एमसीक्यूज में बहुत ही काम आएगा, कि टाइम के साथ जो बॉडी ठंडा पड़ रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हॉट टी मतलब गर्म चाय होगी या तो गर्म पानी होगा, तो वो टाइम के साथ ठंडा पड़ेगा, तो उसका रेट कितना होगा, मतलब वो टाइम के साथ कितना जल्दी ठंडा पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग 100 डिग्री पे वाटर को रखोगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को रखोगे, तो वो स्टार्टिंग में सपोज 5 मिनट में ठंडा हो जाएगा 10 डिग्री तक। 10 डिग्री मतलब समझते हो, फॉर एग्जाम्पल 100 से लेकर 90 तक 5 मिनट लगा, चलो तो 90 से लेके 80 तक कितना लगेगा, तो 5 नहीं लगेगा भाई, थोड़ा उससे ज्यादा लगेगा। जो हम लोग यहाँ बैच पढ़ने वाले 5 से थोड़ा ज्यादा होगा। सेम वो 80 से 70 तक जब वो ठंडा पड़ेगा तो और भी ज्यादा टाइम लेगा, 70 से 60 तक और भी ज्यादा। मतलब जैसे जैसे वो ठंडा पड़ता जाएगा उसका रेट ऑफ कूलिंग बढ़ता जाएगा।
जो टेम्परेचर डिक्रीमेंट उसने 100 से 90 तक किया था 5 मिनट में, वही डिक्रीमेंट जब वो 50 पे पहुंचेगा और 50 से 40 पे करेगा, सेम 10 डिग्री का डिक्रीमेंट, तो वो 5 मिनट नहीं लेगा मेरे भाई, उससे भी ज्यादा लेगा। आप लोग भी ये प्रैक्टिकली अपने घर पे ट्राई कर सकते हो, स्टॉप वॉच पर रख के, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को यही चीज एक्सपेरिमेंटली समझानी है कि उसने न्यूटन ने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया। जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट किया हो आप लोग टेक्स्ट बुक में टिक कर लेना भाई, क्योंकि इसका जो पूरा एक्सपेरिमेंटल थ्योरी होगा वो मैं आपको बोल के पूरा समझाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा नहीं, क्योंकि वो पूरा स्टोरी ही रहेगा। जहां से न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग शुरुआत होगा वहां से हम लोग हर एक चीज को मस्त तरह से लिख के बताएंगे, ठीक है। तो पूरा स्टोरी होगा, समझने में मजा आएगा, एकदम एक्सपेरिमेंट चीज की बात कर रहे हैं। चलो, तो आपकी टेक्स्ट बुक में भी आप लोग उसका फिगर देख सकते हो, ठीक है। एकदम बेसिक फिगर है कि चलिए आप लोगों को एक वेफेल दिया होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को एक देखो वेफेल दिया होगा, रेडी। और उस वेफेल के अंदर आप लोगों को भाई पानी भरना है, ठीक है। हाँ ध्यान रखना, ये पानी क्या करेगा, मैं आपको हर एक चीज बता रहा हूँ। ये पानी हमारे लिए सराउंडिंग का काम करेगा। ये पूरा सिस्टम आइसोलेट होगा, मतलब कहीं से भी हीट एक्स्ट्रा नहीं आएगी पूरे सिस्टम में, समझ गए। तो ये वेफेल का जो पानी होगा भाई, ये सराउंडिंग का काम करेगा। तो इस पानी का टेम्परेचर आप लोग रखोगे T2, ठीक है। आपकी टेक्स्ट बुक में देख लीजिए कि इसको T1 बोला गया है, ठीक है। आप लोग रखोगे उसे T1, या तो आप लोग बोल सकते हो मेरे भाई उसे TF, ठीक है। कहीं रेफरेंस बुक के अंदर उस सराउंडिंग के टेम्परेचर को TS भी बोला जाता है, हमारी टेक्स्ट बुक में उसे T1 बोला गया है। तो आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, T1 या तो TS दोनों का पता होना चाहिए। चलो सिंपल सी बात है। फिर उसने क्या किया भाई, इसका टेम्परेचर मेजर करना होगा ना भाई, यस। तो इसके अंदर उसने क्या किया, एक थर्मोमीटर को रखा, देखो इस तरह से उसने इसके अंदर एक थर्मोमीटर को रखा, ओके चलिए, ठीक है। और उसने टाइम बाय टाइम उस थर्मोमीटर का टेम्परेचर मेजर किया, रेडी। और यहाँ से आप लोग क्या करोगे, उसे एकदम पूरा ब्लॉक कर दोगे, सही है। मतलब कि कहीं पे भी हीट का थोड़ा भी लॉस नहीं होना चाहिए। चलो, तो ये थर्मोमीटर क्या करेगा मेरे भाई, ये थर्मोमीटर क्या करेगा, इस सराउंडिंग का टेम्परेचर मेजर करेगा, सही है। चलो अब बीच में उसने क्या रखा भाई, बीच में उसने कैलोरीमीटर रखा, ठीक है। कैलोरीमीटर देखते जाइए आप लोग, यस। इस तरह से उसका फिगर आएगा, बीच में उसने कैलोरीमीटर रखा। चलो कैलोरीमीटर का आपको सब कंसेप्ट पता है, कॉपर का पूरा कंटेनर होगा, ठीक है। उसके अंदर उसने हॉट वाटर को रखा, एकदम गर्म पानी को। और एकदम कॉमन सेंस की बात है भाई कि इसका जो टेम्परेचर होगा वो ऑब्वियसली जो T2 होगा वो T1 मतलब कि सराउंडिंग से ज्यादा होना चाहिए, तो ही ये क्या करेगा, अपनी हीट को लूज करेगा। जो ये पानी लेगा और दोनों का टेम्परेचर आप लोग मेजर करते जाओगे कि किस तरह से टाइम बाय टाइम इसका टेम्परेचर घट रहा है और इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। उसके डिफरेंस के मुताबिक इसका कूलिंग होगा। कूलिंग कौन करेगा भाई, ये सराउंडिंग इस गर्म पानी का, ठीक है। मीन्स यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे गर्म पानी मतलब हॉट वाटर होगा, सही है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए सराउंडिंग से, तो ये कूलिंग करेगा। अब आप ही सोचिए भाई कि जब ये कूलिंग करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें से जो हीट निकलेगी उसका रेडिएशन होगा। उस रेडिएशन से वजह से क्या होगा, ये जो हमारा सराउंडिंग का पानी होगा वो उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और इसे ठंडा करेगा, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लीजिए। अब ये पूरा सिस्टम क्या होगा, इस तरह से क्लोज होगा। इससे फायदा क्या होगा, समझ गए ना भाई, ये पूरा आइसोलेट हो जाएगा। आइसोलेट मतलब या कहीं से भी हीट का लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे भी आप लोग क्या करोगे, एक थर्मोमीटर रख दोगे, समझ गए भाई। वो थर्मोमीटर क्या करेगा, ऑब्वियसली टेम्परेचर T2 को मेजर करेगा, इस बॉडी के टेम्परेचर को। बस आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इनिशियली दोनों का टेम्परेचर मेजर कर लेना है, टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर एज वेल एज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। फिर आप लोगों को 5 मिनट के बाद फिर से देखना है, दूसरी 5 मिनट के बाद देखना है, तीसरी 5 मिनट, चौथी 5 मिनट के बाद, पांचवी 5 मिनट के बाद आप लोगों को हर एक 5 मिनट या तो हर एक 2 मिनट कुछ भी ले सकते हो, हर एक 1 मिनट, हर एक 2 मिनट पे आप लोगों को
उसका डेटा पूरा टेबल बनाना है कि भाई पहले उसका टेम्परेचर कितना था, आफ्टर 5 मिनट, आफ्टर 10 मिनट, आफ्टर 15 मिनट, आफ्टर 20 मिनट, आफ्टर 25 मिनट उसका टेम्परेचर कितना हो गया दोनों का। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका पूरा अरेंजमेंट। सही है, इससे आप लोग बोलोगे कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर, और इससे आप लोग बोलोगे वेसल। ठीक है, चलिए भाई अब क्या हुआ उसकी हम लोग बात करते हैं। ध्यान रखना भाई कि जब जब न्यूटन ने उसका ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ कहाँ से ड्रॉ किया भाई, तो मैंने जैसा आपको बताया कि उसने प्रैक्टिकली टेम्परेचर और उसका टाइम को उसने वॉच के अंदर, एक घड़ी के अंदर मेजर करता गया, 2 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद, 8 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, और उसने एक ग्राफ बनाया डेल्टा टी के सामने। डेल्टा टी मतलब समझ गए ना भाई, T2 माइनस T1, या फिर आप लोग बोल सकते हो T2 माइनस TS। उसके सामने उसने टाइम का ग्राफ बनाया कि भाई कितना जल्दी उसका कूलिंग हो रहा है। तो उसने देखा भाई, ग्राफ बनाया, और जो देखा वही ग्राफ हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन हो कि ग्राफ कहाँ से आया, फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल ग्राफ। ठीक है, तो इस तरह से उसे ग्राफ मिला। तो इस ग्राफ में से आप लोग क्लियरली देख सकते हो, देखो कि स्टार्टिंग में जब इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि जल्दी ही थोड़े ही टाइम में उसका टेम्परेचर देखो घट रहा है। ठीक है, जैसे जैसे वो ठंडा होता जाएगा, तो मैंने अभी आपको 10 मिनट पहले बताया ना भाई, तो जैसे जैसे वो ठंडा होगा भाई, देखो फिर क्या होगा बताइए, कि उसका टेम्परेचर जैसे जैसे एकदम कम होता जाएगा, फिर टाइम ज़्यादा लगेगा उसको ठंडा होने में। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 100 डिग्री पे होगा तो वो जल्दी ठंडा होता जाएगा, जैसे जैसे वो ठंडा होकर 50 डिग्री पे पहुंचेगा, 40 पे पहुंचेगा, तो फिर उसका टेम्परेचर डिक्रीज होने में थोड़ा देर लगेगा। दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, तो चलो यहाँ से हम लोगों को यही चीज मैंने आपको जो लिख के बोल के बताई वो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। मतलब जो कंसेप्चुअल पॉइंट होगा वो आपको मैं लिख के बताऊंगा, आप लोग टिक कर लेना। और पूरा जो स्टोरी रहेगा, सबसे पहले आपको इसे एक्सप्लेन करना है, फिर ग्राफ को मैंने जो बताया उसको, तो आप लोग स्टोरी वाइज लिख सकते हो। ठीक है, चलो तो उससे फर्स्ट रिजल्ट क्या मिला, वो जानने जैसा रिजल्ट है और एकदम प्रैक्टिकल रिजल्ट। ठीक है, फ्रॉम experiment and graph we can note that, हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई एक्सपेरिमेंट और ग्राफ से, देखिए और इनिशियली, अब ध्यान रखना भाई आप लोग टिक भी कर लेना, इनिशियली मतलब कि स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे बात हो रही है, देखो फटाफट उसका टेम्परेचर घट रहा है। ठीक है, धीरे धीरे वो कॉन्स्टेंट होता जाएगा। इनिशियली द रेट ऑफ कूलिंग, इनिशियली द रेट ऑफ कूलिंग, जो हमारा हेडिंग है इसका लो। ठीक है, रेट ऑफ कूलिंग इज हायर, तो इनिशियली दिख रहा है कि फटाफट वो क्या होगा भाई, कूल होता जाएगा कम टाइम में। ठीक है, कूलिंग इज हायर एंड आफ्टर सम टाइम उसने देखा कि द रेट ऑफ कूलिंग कम हो गया, द रेट ऑफ कूलिंग डिक्रीज हो रहा है। इसके हम लोग सम्स भी करेंगे। ठीक है, लास्ट जो आपका एग्जांपल हमने बाकी रखा है ना, वो एग्जांपल इस कंसेप्ट, इस थ्योरी में से होगा। तो आपको और भी जब एग्जांपल स्टडी करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आपको और भी ये थ्योरी समझ में आएगा। रेट ऑफ कूलिंग डिक्रीज बिकॉज ऑफ फॉल इन टेम्परेचर। सही है ना भाई, जैसे जैसे टेम्परेचर फॉल होता जाएगा मतलब घटता जाएगा, वैसे वैसे उसका रेट ऑफ कूलिंग भी कम होता जाएगा, धीरे धीरे वो ठंडा पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आपका कंसेप्ट स्टार्ट होगा, द रेट ऑफ कूलिंग इज हायर इन स्टार्टिंग। ठीक है, एंड देन रेट ऑफ कूलिंग विल डिक्रीज एज द देयर विल बी फॉल इन टेम्परेचर, और कैन से देयर विल बी डिक्रीमेंट इन टेम्परेचर। सही है, तो चलो इस कंसेप्ट के ऊपर से उसने जो लॉ बनाया भाई, उस लॉ की अगर हम लोग बात करें तो उसका हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, द ध्यान रखना भाई, द रेट ऑफ कूलिंग, उसे आप लोग ऑल्सो क्या बोल सकते हो भाई बताइए, कूलिंग होना मतलब क्या होना बताइए, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं। दूसरा आप लोग क्या बोल सकते हो, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। सही है ना भाई,
कि हीट का जो लॉस होगा उसका रेट, रेट मतलब पता है पर टाइम की बात हो रही है, द रेट ऑफ कूलिंग, और कैन से द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, जिसे हम लोग डिनोट करेंगे माइनस डी क्यू बाई डी टी। माइनस क्यों भाई, आप लोग समझ गए होंगे कि क्योंकि उसका कूलिंग होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो माइनस क्या बता रहा है, द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग टाइम बाई टाइम, द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग टाइम बाई टाइम, ओके, is directly proportional to, is directly proportional to, अब क्या ध्यान रखना भाई, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ is directly proportional to difference of is directly proportional to, ओके, हाँ, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी, बॉडी मतलब यहाँ पे कौन सी बात हो रही है मेरे भाई, वाटर की, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी मीन्स T2 एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, जैसे जैसे ये डिफरेंस कम होता जाएगा, मतलब अपने पानी का टेम्परेचर 50 होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 होगा, तो 50 माइनस 30, फिर 45 माइनस 30, 40 माइनस 30, 35 माइनस 30, 31 माइनस 30, लास्ट में क्या होगा 30 माइनस 30, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा, ऑब्वियसली वो ठंडा पड़ने में भी क्या करेगा, देर लगाएगा, ठंडा पड़ने में भी वो देर लगाएगा, ठीक है, मतलब उसे टाइम लगेगा ठंडा पड़ने में, जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा। दैट मीन्स क्या हुआ भाई कि हमारा जो dq बाई dt है, जिसे आप लोग बोल सकते हो लॉस ऑफ हीट, जब लॉस हीट होगा उसे आप लोग क्या बोलते हो भाई, कूलिंग, वो क्या होगा प्रोपोर्शनल में होगा, जो इसने उस ग्राफ में उस एक्सपेरिमेंट में देखा, किसके प्रोपोर्शनल में होगा भाई, तो बॉडी के टेम्परेचर के मतलब T2 और सराउंडिंग के टेम्परेचर के, जिससे आप लोग बोल सकते हो मेरे भाई T1, ठीक है। तो चलिए अब खास ध्यान रखना, हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं, सही है, ओके। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही हम लोग बताएंगे, एज पर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, dq माइनस dq बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1, और यू कैन से T2 माइनस Ts, ठीक है। चलिए सिंपल सी बात है, जब आप लोग प्रोपोर्शनल की साइन रिमूव करोगे तो आप लोगों को एक कांस्टेंट रखना होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कांस्टेंट होगा k इंटू T2 माइनस T1, सही है। चलिए भाई इसे आप लोग बता दोगे इक्वेशन नंबर 1, रेडी, इक्वेशन नंबर 1, ओके। नाउ थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट को थोड़ा चेंज करेंगे। याद कीजिए भाई Q इज इक्वल टू हमारा क्या इक्वेशन था, mf डेल्टा टी था, याद कीजिए। ये इक्वेशन को मैं कैलोरीमीटर के लिए ही स्टडी किया था ना, कैलोरीमीटर में आप लोग किसी भी सब्सटेंस का एस फाइंड कर सकते हो, याद आया। तो Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी सबको पता ही है, बहुत ही आइंदी इक्वेशन है। तो मैं क्या करूंगा भाई, दोनों साइड टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर लूंगा, ठीक है। टेकिंग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मैं टाइम के साथ इसका क्या करूंगा भाई, डिफरेंशिएशन होगा। क्या होगा बताइए, आप ही बताइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, dq बाई dt हो जाएगा। चलिए सिंपल सी बात है, m और s ये दोनों कांस्टेंट है ना, बाहर निकल जाएंगे, और ऑब्वियसली यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख रहे हो कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो जो चीज चेंज होगी उसका ही डिफरेंशिएशन होगा ना, तो टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्या होगा dt बाई dt, सही है। इसे आप लोग बता दोगे मेरे भाई इक्वेशन नंबर 2। अब समझ में आ गया ना भाई, हम लोगों ने Q वाला इक्वेशन Q बीच में दिया, ठीक है, कि अब आप लोग इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, देखो शांति से इन दोनों को आप लोग कंपेयर कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा भाई, हाँ, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। ध्यान रखना भाई, दोनों को आप लोग कंपेयर करोगे तो यहाँ पे माइनस होगा, ध्यान रखना, तो आपको मिलेगा ms dt बाई dt इज इक्वल टू, ये माइनस में यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है, माइनस इसे दे दूंगा तो dq बाई dt सेम हो जाएगा। तो राइट साइड का भी स्टेप आप लोग इक्वल लिख सकते हो, माइनस सामने की ओर क्या होगा बताइए, k
इंटू T2 माइनस T1, ठीक है। चलिए ये MS आपको परेशान कर रहा है ना, तो सामने जाने देंगे भाई, क्या होगा dt बाई dt। फिर क्या बोल रहे हैं, ध्यान रखना भाई, अब ये dq बाई dt निकल गया, या dt बाई dt आ गया, टाइम के साथ टेम्परेचर का कम होना। तो मेरे भाई वही सेम चीज हुआ ना भाई, कि टाइम के साथ जब वो अपना हीट लॉस करेगा तो टाइम के साथ ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, और किसी चीज का टेम्परेचर डिक्रीज होना मतलब उसका ठंडा पड़ना, दैट इज कॉल्ड कूलिंग। यहीं पे फोकस करना है। तो dt बाई dt प्रैक्टिकली क्या बता रहा है कि टाइम के साथ उसका टेम्परेचर घट रहा है, मतलब वो कूल हो रहा है, वो ठंडा पड़ रहा है। चलिए dt बाई dt को सब्जेक्ट बनाओगे, ms जाएगा नीचे डिनोमिनेटर के अंदर, यहाँ पे क्या होगा T2 माइनस T1, ठीक है। चलिए ये मिल गया आपको फाइनल इक्वेशन, जो आपको MCQs और सम्स सोल्व करने में काम आएगा। चलिए अब ऑब्वियसली थोड़ा दिमाग चलाइए, K भी कांस्टेंट था, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी, K इज कांस्टेंट, फिर M भी कांस्टेंट है, S भी कांस्टेंट है, इन तीनों को निकाल के मैं और एक नया कांस्टेंट लिख डालता हूँ K डैश, ठीक है। तो ये मिल गया आपको फाइनल इक्वेशन, जो आपको याद रखना है। यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे dt बाई dt होगा। चलो मैं आपको एक एडवाइस दे देता हूँ सम्स MCQ के लिए, कि जब आप लोग इसका रेशियो लोगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली एक के निकल जाएगा, मतलब ये के का कुछ काम नहीं पड़ेगा, ठीक है। कि हर बार क्या होगा, रेशियो के अंदर 40 हो जाएगा, तो आपको परेशान नहीं करेगा, सही है। चलो ये हो गया न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, जो आपको याद रखना है, ठीक है। dt बाय dt इज इक्वल टू माइनस के डैश इंटू T2 माइनस T1, रेडी। चलो अब हम लोग इसे जाने देते हैं और कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, राइट। ओके चलिए इसी इक्वेशन से हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। सो वी गॉट फाइनली द इक्वेशन ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, दैट इज dt बाई dt इज इक्वल टू माइनस के डैश इन ब्रैकेट T2 माइनस T1, या तो आप लोग लिख सकते हो T2 माइनस TS, वेयर द TS इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ओके अब ध्यान रखना, हम लोग MCQ की ओर आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा, नेक्स्ट कंसेप्ट। चलिए dt को आप लोग सब्जेक्ट बनाओगे, स्मॉल dt कहाँ बजेगा, सामने की ओर, माइनस के डैश इंटू T2 माइनस T1 इंटू dt। नेक्स्ट स्टेप भाई, टेम्परेचर वाला स्टेप और भी यहाँ पे एक है, जिसे हम लोग इसके नीचे ले लेंगे, बिकॉज ये दोनों टेम्परेचर के स्टेप हो जाएंगे। क्या होगा बताइए, dt बाई T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस के डैश इंटू dt, ठीक है। चलिए अब दोनों साइड हम लोग क्या निकालेंगे भाई, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग। अब इंटीग्रेशन की बात हो रही है, ध्यान रखना भाई, ऑन बोथ साइड इंटीग्रेशन की। चलो एकदम मैं परफेक्ट लिख के बता रहा हूँ आपको क्या हो रहा है। देखो इन इंटीग्रेशन, इसको मैं क्या इस तरह से लिख सकता हूँ, T2 माइनस T1 इंटू dt में बाजू में ले लूंगा, तो एक परफेक्ट स्टेप हो गया कि नहीं। dt के रेफरेंस में 1/T2 माइनस T1 का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे माइनस के डैश कांस्टेंट है ना भाई, बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन किस चीज का होगा, सिर्फ टाइम dt का होगा। चलिए भाई आपको नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए, ना पता हो तो आप लोग कहीं पे अलग से इसी पेज पे जहाँ पे लिख रहे हो वहां पे अलग से नोट डाउन कर लेना कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा। 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा, कितना, log x। यहाँ पे सेम 1/T2 माइनस T1 दिख रहा है, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, log। यहाँ पे बेस आएगा e मतलब एक्सपोनेंशियल T2 माइनस T1। आप लोग T2 माइनस T1 को दिमाग में x समझ लीजिए, तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा, log x की जगह क्या पुट करोगे, T2 माइनस T1 इज इक्वल, चलो माइनस के डैश। ऑब्वियसली dt का इंटीग्रेशन कितना होगा, क्वांटिटी इटसेल्फ t होगा, मतलब कि 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, जो क्वांटिटी होगी वही होगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, यहाँ पे t दिख रहा है तो वहां पे x नहीं लिखना मेरे भाई, टाइम के लिए क्या लिखोगे, t। यहाँ पे अगर dy होता तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता, y होता। यहाँ पे dp होता तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता, p होता। और ऐसे भी सोच सकते हो आप लोग dt का इंटीग्रेशन मतलब dt प्लस dt प्लस dt प्लस dt प्लस dt अप टू n टाइम्स क्या हो जाएगा, टोटल टाइम t। ये मिल गया आपको और एक इक्वेशन। चलिए और ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा भाई, प्लस c, मतलब कि प्लस c क्या होता है, इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट होता है, ठीक है, एज पर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए इस इक्वेशन को क्या आप लोग स्लोप इक्वेशन याद कीजिए, स्लोप का इक्वेशन लीनियर ग्राफ के लिए स्लोप का इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर कर सकते हो कि नहीं, सोचिए।
जहाँ पे y क्या होगा, log t2 माइनस t1, c दोनों में कांस्टेंट आ गया, देख लो आप। x मतलब यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी होगी, टाइम जो बदल रहा है, और इसका स्लोप कितना मिलेगा आप लोग देख सकते हैं, ms प्लस c, आपको माइनस मिलेगा, इसका स्लोप माइनस मिल रहा है, उसकी मदद से हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। देखो आप लोग, और ध्यान रखना भाई, ये आपको जीनिट में ग्राफ डायरेक्टली काम आ जाएगा। अगर आपको log c, अगर आपको log t2 माइनस t1 वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछा जाए, ध्यान रखना भाई, तो ये दोनों क्या है, इक्वेशन लीनियर का इक्वेशन है, ठीक है। और इसका ये जो क्या है, स्लोप है, देखो इसे क्या बोलते हैं, जिसे नहीं पता वो लोग सीख लें भाई, इसे स्लोप बोलते हैं। तो ये स्लोप क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे माइनस दिख रहा है, दैट मीन्स क्या होगा भाई, इसका ग्राफ इस तरह से आएगा। देखो जो क्या बता रहा है, तो टाइम के साथ इसका ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, सही है। तो ये ग्राफ आपको आपकी टेक्स्ट बुक में दिखने मिलेगा, सही है। चलिए, तो और मैं एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि जो भी ग्राफ हम लोगों ने लास्ट बनाया था, वो ग्राफ क्या था, सिर्फ डेल्टा टी का था, मतलब t2 माइनस t1 का था, टाइम के वर्सेस मेरे भाई। तो ध्यान रखना, डेल्टा टी वर्सेस टी का ग्राफ पूछा जाए तो इस तरह से कर्व आएगा, ये ग्राफ क्या आएगा, एकदम स्ट्रेट आएगा। दोनों में आप लोग देख सकते हो कि ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डेल्टा टी है और यहाँ पे क्या है भाई, log डेल्टा टी है। t2 माइनस t1 मतलब log डेल्टा टी भी बोल सकते हो। उसका ग्राफ स्ट्रेट आएगा, स्ट्रेट क्यों आएगा, उसका रीजन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये होगा इसका रीजन, सही है। तो चलो भाई, अब इस इक्वेशन का कोई काम नहीं है, तो जाने देते हैं। और आप लोगों को अगर t2 फाइंड करना हो तो किस तरह से करोगे, देखो आप, चलिए भाई, यहाँ से आप log निकालोगे, इसका सिंपल रियल है, log निकालोगे तो फिर क्या बचेगा, t2 माइनस t1, और ये जो पूरा स्टेप होगा सामने का, ये e के ऊपर हो जाएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पे e रेस टू माइनस के डैश टी, ठीक है, माइनस के डैश टी, और ये पूरा स्टेप ई के ऊपर जाएगा ना, प्लस क्या होगा भाई, सी होगा। आप लोग क्या लिख सकते हो बताइए, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस के डैश टी इंटू ई रेस टू क्या आएगा भाई, ई रेस टू, यहाँ पे आएगा सी, सही है, ई रेस टू सी, सी मतलब कांस्टेंट है ना भाई, ई रेस टू कांस्टेंट लिखोगे तो आपको फिर से क्या मिलेगा, कांस्टेंट ही मिलेगा। चलिए, इस t1 वाले स्टेप को सामने जाने दोगे, आपको मिलेगा t2 इज इक्वल t1 जाएगा सामने की ओर, आपको मिलेगा t1 प्लस ई रेस टू माइनस के डैश टी इंटू ई रेस टू सी। रेडी, ओके भाई। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एग्जाम्पल का जो एक सम बाकी है, लास्ट सम, वो इस थियोरी के मुताबिक आएगा, उसके हिसाब से आएगा, तो उसे हम लोग सोल्व करेंगे और डायरेक्टली एक्सरसाइज के सम को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में ये ई रेस टू सी वाला स्टेप कट क्या होगा, तो उसे आप लोग निकाल भी सकते हो, क्योंकि ये ई रेस टू सी क्या होगा भाई, कॉन्स्टेंट ही होगा, ठीक है। आप लोगों को तो मेनली यही इक्वेशन याद रखना है ग्राफ के लिए, और एमसीक्यू के लिए इस कोई भी इक्वेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग यही इक्वेशन याद रखिए, इनफ है एमसीक्यू सम सॉल्व करने के लिए। ये आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए काम आएगा, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जांपल और एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, टेक्स्ट बुक में आप लोग खास टिक कर लेना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।